हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हैव केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग जो रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगा, ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुनिकोट की अभिक्रिया, ठीक है ना। सुनिकोट की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सुनिकोट की अभिक्रिया क्या है, हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन आता है कि सुनिकोट की अभिक्रिया क्या है, उसका उदाहरण लिखिए, ठीक। उसके बाद एक दो और भी बातें सुनिकोट से पूछी जाती हैं जिसको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सुनिकोट की अभिक्रिया को समझेंगे। सुनिकोट की अभिक्रिया क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और फिर सुनिकोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक भी इस वीडियो में हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना, कि सुनिकोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो आओ आज हम सुनिकोट की अभिक्रिया को स्टार्ट करें कि हमारे सुनिकोट की अभिक्रिया क्या है, ठीक, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनिकोट की अभिक्रिया, सुनिकोट की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। क्या है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देख लो कि सुनिकोट की अभिक्रिया के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग सुनिकोट की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जीरो, अंग्रेजी में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, ठीक। तो सुनो क्या है सुनिकोट की अभिक्रिया, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखना ताकि बेहतर तरीके से सुनिकोट की अभिक्रिया समझ में आ जाए कि आज के बाद यदि कहीं भी आता है सुनिकोट की अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी, तो हम आसानी से उसको क्लियर तरीके से बता सकें, ठीक। तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक। सुनो क्या है सुनिकोट की अभिक्रिया, कि सबसे पहले इसके डिफिनीशन की बात आती है कि सुनिकोट की अभिक्रिया की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो सुनिकोट की अभिक्रिया की हम लोग परिभाषा देते हैं, इसका डिफिनीशन देते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, सुनिकोट की अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान सुन लो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के, या ये कहो कि अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है, सुनिकोट की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है, सुनिकोट की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लो सपोज हम कोई ये रिएक्शन लिख लें A2B, ठीक है। ये कोई रिएक्शन लिखे हैं जहाँ पर ये हमारा अभिकारक का काम कर रहा है। अभिकारक को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं जिसको R से दिखाते हैं, ठीक। और B हमारा उत्पाद का काम कर रहा है। उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको सिंपली हम लोग P से भी दिखाते हैं, ठीक। ये मान ले रहे हैं कि सपोज ये कोई हमारा रिएक्शन है A2B, ठीक है। ये हमारा कोई रिएक्शन है A2B, ठीक। तो परिभाषा में बोला जा रहा है कि सुनिकोट की अभिक्रिया का जो वेग होता है, याद होगा पीछे हम लोग वेग को dx/dt से दिखाए थे। वहाँ पर हम सिंपली फर्स्ट वीडियो में ही, ठीक है ना, रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर 1 में ही ये बात किए थे हम लोग। अभिक्रिया के वेग को सिंपली dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो नहीं देखे हैं लेक्चर 1 जाके देख लेना, ठीक है ना। ऑलरेडी पीछे 4 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ठीक है। ये रासायनिक बलगतिकी का आज 5वां क्लास है, ठीक है ना। ऑलरेडी पीछे 4 क्लास हो चुका है। तो जो नहीं देखे हैं, ठीक है ना, देख लेना चारों वीडियो को, ठीक है ना। चैनल को सर्च करके मनु हैव केमिस्ट्री पर सर्च करोगे, वीडियो वाले ऑप्शन में जाना, सारी वीडियो दिखाई देगी, वहाँ से 4 लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो देखो वहाँ हम लोग बात किए हैं, नहीं भी जानते हो तो ये समझ जाओ कि जो अभिक्रिया के वेग को सिंपली dx/dt से दिखाते हैं, ठीक है।
यहाँ टी समय में परिवर्तन, डी टी जो टी माने टाइम है, डी टी समय में परिवर्तन को दिखा रहा है, एक सांता को दिखाता है, डी एक्स माने सांता में परिवर्तन। ठीक है, ये डी टी समय में परिवर्तन को दिखाता है, डी एक्स सांता में परिवर्तन को दिखाता है। तो हम लोग परिभाषा में बोले हैं कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक अणु पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर न करने का अर्थ ये है कि यदि इस अभिकारक अणु की सांद्रता सिंपली मान लो हम लोग, अभिकारक ये है, इसकी सांद्रता है 80 मास से, इसको 80 मास पढ़ा जाता है, मतलब सांद्रता को दिखाता है कि ये बड़ा कोष्ठक, इस चैप्टर में जो बड़ा कोष्ठक लगता है ना, तो बड़ा कोष्ठक का मतलब वो सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो मान ली है कि एक ही सांद्रता है बड़ा कोष्ठक में। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसकी जो बड़ा कोष्ठक लिए है, मैंने इसका सांद्रता लिए है, इसको 80 मास भी पढ़ते हैं, 80 मास से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये अभिकारक अणु है, इसकी ये सांद्रता है, बड़ा कोष्ठक का मतलब सांद्रता, तो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रता पर निर्भर न करने का अर्थ ये है कि निर्भर नहीं करना का मतलब ये अर्थ है कि इसके सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, 0 घात के समानुपाती है। कि कोई भी राशि जब किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है तो निर्भर न करने का अर्थ ये सीधा सा होता है कि उसके शून्य घात के समानुपाती है। ठीक है, जब भी निर्भर न करने का अर्थ आता है तो हम ऊपर 0 लगाते हैं। यही परिभाषा बोले हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रताओं के या अभिकारक अणुओं के सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यही बोले हैं परिभाषा में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। निर्भर न करने का सीधा अर्थ है इसके सांद्रता के जो अभिकारक हैं इसके सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हो जाएगा dx अपान dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 80 मास से पावर 0। 0 मतलब कि निर्भर नहीं है। ठीक है, तो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक, अब चूंकि समानुपाती चिन्ह हटा के हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं dx अपान d2, यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं k इंटू ए पावर 0। ठीक है, यहाँ जो k देख पा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ जो k देख पा रहे हो, ठीक है, कि यहाँ k को बोला जाता है, यहाँ लिखेंगे हम कि जहाँ k को बोला जाता है, k एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना, कि k जो हमारा है, k एक हमारा यहाँ जो k देख रहे हो, k एक स्थिरांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, कि सिंपली यहाँ जो k मिला है इसको वेग स्थिरांक बोलते हैं। और ये जो समीकरण मिला है ना, जो समीकरण मिला है पूरा समीकरण, इस समीकरण को वेग समीकरण बोला जाता है, वेग समीकरण बोला जाता है इस समीकरण को। ठीक है, चूँकि यह रासायनिक अभिक्रिया का वेग है dx अपान dt और वेग से रिलेटेड ये समीकरण है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं वेग समीकरण। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है dx अपान dt इक्वल टू k ए पावर 0। एक बात और, मैथ में पढ़े हो या कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तब भी कुछ न कहीं जरूर पढ़े हो कि दुनिया की कोई भी बड़ी राशि है, यदि उसका घात 0 करते हैं ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लिख देंगे कि चूँकि ए पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है ना, यदि कोई भी राशि है उसका यदि घात 0 करते हैं तो वैल्यू जो होती है ना 1 निकल के आती है। ठीक है, तो 1 ज़रा लगा देंगे तो देखो फार्मूला निकल के आएगा dx अपान dt इक्वल टू k, ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये भी हमारा वेग समीकरण है, वेग समीकरण। ठीक है, ये भी हमारा वेग समीकरण है। ठीक है, कि dx अपान dt इक्वल टू k, क्योंकि a पावर 0 जो था ना, a पावर 0 इसकी वैल्यू 0 हो गई है। a पावर 0 किसी भी बड़ी राशि का घात यदि 0 कर दे, कितना भी बड़ी राशि है, घात 0 करेंगे वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो आ गया dx अपान dt इक्वल टू k, जिसको चूँकि यह समीकरण वेग से रिलेटेड है इसीलिए इसको वेग समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो हम बात को समझ ले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का डिफिनीशन समझ गए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या है, फिर इसका वेग समीकरण हम लोग देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की बात आती है। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल क्या है,
ज़रा सुन लो इसका एग्जाम्पल क्या है। खैर एग्जाम्पल तो हम लोग पीछे की जब कोटि अभिक्रिया की कोटि पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, ये अभिक्रिया की कोटि वाली वीडियो में इसके एग्जाम्पल का भी हम जिक्र किए हैं, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ भी हम जिक्र कर दे रहे हैं कि इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है। ऐसे वहाँ हम लोग पढ़े हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है एक प्रायोगिक मान होता है, मतलब कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगों पर निर्भर होती है। प्रयोगों से जो वेग समीकरण मिलता है ना, उसी के आधार पर निकाल पाते हैं। यदि मान लो कोई रिएक्शन लिखा है तो रिएक्शन को देख करके कोटि की काउंटिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है, ठीक है। यदि कहीं रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन को देख करके हम लोग कोटि का पता नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए प्रयोग की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो देख लो, 2-4 एग्जाम्पल देने के लिए 2-4 एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। शून्य कोटि के एग्जाम पर आता है, इस शून्य कोटि के अभिक्रिया को उदाहरण स्पष्ट कीजिए या उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो वहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल तुमको लिखना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 याद रखना है। जैसे मान लो पहला हमारा एग्जाम्पल होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एग्जाम्पल हम लिख देंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, ठीक है। ये हमारा एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। उसी तरह दूसरा जैसे एग्जाम्पल होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का अपघटन, ठीक है। ये हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। याद रखना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का अपघटन, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना, एग्जाम्पल देने के लिए याद रखना है, ठीक है। एक और हमारा एग्जाम्पल होता है, जरा हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि यदि कहीं ऐसे लिखा है H2 + Cl2, यहाँ सनलाइट दिखा दें हम, ठीक है, 2HCl, H2 + Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करता है, HCl बनाता है। ये भी हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस साल बोर्ड एग्जाम में ये वाला रिएक्शन खुद पूछा था। 4 रिएक्शन ऑप्शन में थे और पूछा था कि इनमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो बाकी शून्य कोटि का रिएक्शन नहीं था, ओनली ये वाला जो रिएक्शन लिख के आया था जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए 2-4 याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इस साल एग्जाम में ये बात पूछा गया है। 4 रिएक्शन दिया था, ये पूछा था कि निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, और उसमें से एक ये लिखा था शून्य कोटि की, बाकी कोई शून्य कोटि का उसमें रिएक्शन नहीं है। तो कम से कम ये 3 याद रख लेना, ठीक है ना, कि ये पॉपुलर हमारे एग्जाम्पल है कि H2 + Cl2 सनलाइट 2HCl, या इसके सनलाइट के जगह पे H भी लिख सकता है, ठीक है, उसकी ऊर्जा। तो ये भी रिएक्शन शून्य कोटि की है। और ये भी याद रखो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में HI का अपघटन, ठीक है, या उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का अपघटन, ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा समझ गए हो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी समझ गए हो। एग्जाम में अक्सर आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो इतनी बात समझा बता लोगे, ठीक। उसके बाद बात आती है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। यहाँ देख पा रहे हो जो के देख रहे हो ना, यहाँ के को क्या बोले हैं, वेग स्थिरांक बोले हैं। यह एक स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का हम चाहें तो एक व्यंजक भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि जो वेग समीकरण देख पा रहे हैं हम लोग dx/dt = k, ये जो वेग समीकरण है ना dx/dt/k, तो dx/dt = k जो वेग समीकरण है, इस वेग समीकरण की सहायता से हम चाहें तो ये जो k है ना, ये जो वेग स्थिरांक, इसका हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक। तो आओ जरा ये जो वेग स्थिरांक k है ना, इसका हम फार्मूला निकाल के दिखाते हैं कि वेग स्थिरांक k का फार्मूला क्या होगा, ठीक। तो यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो हम मिटाएंगे इसको, ठीक। तो आगे निकाल लिया जाए, वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा।
देख लो, निकाल के दिखाते हैं हम। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से इसको हम सीखेंगे। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकलता है। बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकलेगा। ठीक है, कई बार, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, कई बार तो परिभाषा उदाहरण पूछ लेता है और कई बार ये पूछा जाता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो गौर से ज़रा ध्यान सुनना, ठीक है ना, बहुत आसान है यदि ध्यान से सुन लोगे तो। इस शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आओ ज़रा सीखते हैं। अंत तक वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। देख लो कि अभी याद होगा हम शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए ये देखे हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अभी हम देखे थे कि उसके लिए वेग समीकरण निकल के आया था dx/dt = k। ठीक है ना, अभी शून्य कोट के रिएक्शन में यही तो निकल के आया था जिसको हम लोग वेग समीकरण बोले थे। चूँकि यह वेग से रिलेटेड समीकरण है इसीलिए बोला जाता है इसको शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। ठीक है, तो इस वेग समीकरण के माध्यम से हम वेग स्थिरांक के का वैल्यू निकालेंगे। एक काम करो, यहाँ से dt को इधर कर दो, तिरछा गुणा कर दो, करेंगे तो आ जाएगा dx = k dt। ठीक है, इसको कर दो समीकरण फर्स्ट, इसको कर देना है समीकरण फर्स्ट। ठीक, और इसको समीकरण फर्स्ट करके इसके दोनों पक्षों का अनिश्चित समाकलन कर दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का दोनों पक्षों का, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का अनिश्चित समाकलन करने पर, अनिश्चित समाकलन करने पर, ठीक है, ये लिखा है समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का अनिश्चित समाकलन करने पर। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत आसान होगा समाकलन करना, लेकिन थोड़ा सा जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। खैर, हम उस परेशानी को अभी हम दूर कर देंगे। ठीक है ना, हम उतना सिखा देंगे समाकलन जितना इसमें ज़रूरत होगी। ठीक है, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको तो ये बहुत आसान लगेगा समाकलन करना, लेकिन जो थोड़ा सा बायो के स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। खैर, उस मुश्किल काम को हम आसान कर देंगे। देखो, तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का अनिश्चित समाकलन करो। ठीक है, समाकलन का ये प्रतीक होता है, ऐसे हम लोग हाथी के सूंड जैसा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, हाथी के सूंड जैसा ऐसा ये प्रतीक बनाते हैं जो समाकलन का प्रतीक होता है। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। ठीक है ना, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो करेंगे तो dx = इधर करेंगे तो इंटीग्रेट k × dt, दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन कर दिए। यहाँ एक और बात लिखे हैं, अनिश्चित समाकलन। तो मैथ वाले तो समझ पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ बायो वाले ये समझ जाए कि अनिश्चित समाकलन का अर्थ होता है कि यहाँ पर समाकलन के नीचे या ऊपर लिमिट नहीं लगाते हैं। यदि ऊपर और नीचे लोअर लिमिट जो नीचे लगाते हैं ना, मान लो कोई वैल्यू यहाँ लिखी हो, कोई वैल्यू यहाँ लिखी हो, तो ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट। तो यदि अपर और लोअर लिमिट लगा है तो समझा को अनिश्चित समाकलन है, और यदि लोअर अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लगा है तो अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, तो मैथ वाले तो समझ पा रहे होंगे, लेकिन बायो वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो समझ जाओ
कि अनिश्चित समाकलन दो टाइप के होते हैं, एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है। तो अनिश्चित समाकलन में लोअर लिमिट अपर लिमिट का प्रयोग नहीं करते हैं, और वही यदि निश्चित समाकलन करना होता है ना तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अनिश्चित समाकलन करेंगे। ठीक है, मतलब कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो ज़रा दोनों पक्षों का समाकलन करो। तो यहाँ देखो dx का समाकलन करना है ना, तो ज़रा सीख लो, जो बाय वाले स्टूडेंट है थोड़ा सा सीख लो कि जैसे मान लो कहीं लिखा है ऐसे इंटीग्रेट dy, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो एक है और आगे वैल्यू एक होती है, तो जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो ना, तो इसका समाकलन खुद y हो जाता है। मान लो लिखा है इंटीग्रेट dz, तो आगे कुछ नहीं है तो एक है, और एक का समाकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हो वही हो जाएगा। तो एक का समाकलन z के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो समाकलन हो जाएगा z। इंटीग्रेट मान लो कहीं लिखा है dx, तो आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो खुद जिसके सापेक्ष करते हैं वही समाकलन हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि dy है तो y हो जा रहा है, dz है तो z हो जा रहा है, dx है तो x हो जा रहा है। तो यहाँ चूंकि dx आया है ना, तो आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक का x के सापेक्ष करेंगे समाकलन x होगा। ठीक, तो इसको जरा मिटा दे रहे हैं। अब जरा सुन लो कि अचर है और अचर के साथ यदि चर आया है तो हम लोग अचर का समाकलन नहीं करते हैं, अचर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अचर का समाकलन नहीं होता है, अचर को बाहर निकालते हैं। बेग स्थिरांक है ना, के माने बेग स्थिरांक, स्थिरांक माने कांस्टेंट। ठीक है, तो खुद कांस्टेंट है तो अचर का समाकलन नहीं करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। के को बाहर निकालोगे तो बन जाएगा इंटीग्रेट dt। ठीक, फिर वही बात x इक्वल टू के, और यहाँ देखो फिर एक है ना, t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो समाकलन हो जाएगा t। और एक बात समझो कि कभी भी अनिश्चित समाकलन किया जाता है तो इसमें एक समाकलन नियतांक c जोड़ा जाता है। जब भी हम लोग अनिश्चित समाकलन करते हैं, जब भी अनिश्चित समाकलन करते हैं तो उसमें एक समाकलन नियतांक c जोड़ देते हैं, जिसको पढ़ा जाता है समाकलन नियतांक c। ठीक है, इसको जरा कर दो समीकरण सेकेंड, इसको कर देना है समीकरण सेकेंड। इसलिए कर देते हैं कि समाकलन नियतांक हम अपने से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है जिसको निकालने पर पता चलता है क्या निकलती है। ठीक है, कि हमेशा जब भी समाकलन अनिश्चित समाकलन किया जाता है तो इसमें एक समाकलन नियतांक जोड़ा जाता है। ठीक है, और इस समाकलन नियतांक का कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, सी कैसे पता चलेगी, सुन लो कि जैसे अभी हम रिएक्शन लिखे थे। ठीक है, जरा रिएक्शन को हम अभी जस्ट पहले लिखे थे, मिटा दिए हैं, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं रिएक्शन को, थोड़ा सा बात को हम समझा दे रहे हैं। देख लो कि जैसे कोई रिएक्शन अभी हम लिखे थे A to B, ये हमारा अभिकारक था और ये हमारा उत्पाद था। ठीक, तो समाकलन नियतांक C की वैल्यू हम इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में निकालेंगे। स्टार्टिंग में खुद सोचो कि जब यदि टाइम 0 है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं शून्य कोट की क्रिया की। स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है, ये मान लें समय 0 है, तो समय 0 है तो यहाँ देखो x जो होती है ना, x वियोजित सांद्रता होती है। ठीक है, t टाइम है, x वियोजित सांद्रता है, k वेग स्थिरांक है और c समाकलन नियतांक है। तो मान लो सपोज अभिकारक हम किसी पदार्थ का शुरू में अभिकारक की मान ले रहे हैं कि सांद्रता a है। ठीक है, उस समय टाइम 0 है, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है। रिएक्शन नहीं हुआ है तो उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मान लो कुछ टाइम बीत गया, ठीक है ना, मान ले रहे हैं कि t1 टाइम बीत गया। ठीक है, ये मान ले रहे हैं कि t1 टाइम बीत गया, तो सपोज करो कि इसकी सांद्रता x घट गई। ठीक है, तो जिस रेशियो में ये घटता है उसी रेशियो में बढ़ता है। मान ले रहे हैं कि इसकी सांद्रता x घट जा रही है, इसकी सांद्रता x बढ़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो जब यदि टाइम को 0 मान लें, ठीक है, प्रारंभ में ये लिखेंगे, यहाँ प्रारंभ में t इक्वल टू 0, टाइम 0। तो ये बताओ जिस समय टाइम 0 था उस समय इसकी वियोजित मात्रा x क्या है, 0 है। अरे भाई जब टाइम 0 है तो खुद सोचो कि जब टाइम 0 था तो इसकी सांद्रता a लिए थे। ठीक है, इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उस समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, 0 दिखाया है। तो जब टाइम 0 है तो ये बताओ इसकी सांद्रता a है, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ समय बीता है तब जाकर के मान लिए हैं कि इसकी सांद्रता x घट गई है। ठीक है ना, मान लिए हैं कि t समय में इसकी वियोजित सांद्रता x है। तो ये बताओ कि जब टाइम 0 है तो उस समय इसकी वियोजित सांद्रता भी तो 0 होगी,
वियोजित सांता की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक सांता की नहीं। तो टाइम जब 0 होगा तो इसकी सांता ये होगी, अभी रिएक्शन करा ही नहीं रहे हो तो सांता कैसे परिवर्तित होगी? तो उस समय तो भाई रिएक्शन नहीं करा रहे, टाइम 0 है, उस समय सांता में कोई परिवर्तन नहीं है, ए का ए है, ठीक। लेकिन कुछ समय बीतता है तब जाकर सांता परिवर्तित होती है। लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं टाइम 0, तो टाइम 0 है तो जाहिर सी बात है कि जो वियोजित सांता है उस समय 0 है, रिएक्शन करा ही नहीं रहे हो, टाइम 0 है, तो अभी रिएक्शन करा ही नहीं रहे हो तो सांता कैसे बदलेगी? तो मान लें कि एक्स हमारी क्या है, वियोजित सांता है। तो जब टाइम 0 होता है उस समय वियोजित सांता 0 होती है। जाहिर सी बात है कोई रिएक्शन कभी हम कराए नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि जब हम रिएक्शन नहीं कराए हैं तो उस समय सांता बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जिसके वजह से यदि टाइम 0 लेंगे तो जो ये एक्स वियोजित सांता है t1 समय पर, तो वियोजित सांता उस समय 0 होगी, ठीक। तो जरा t0 x0 इस वैल्यू में रखो, जो इक्वेशन सेकंड है, समीकरण जो सेकंड है उसमें t बराबर 0 x बराबर 0 रखो। तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 के टाइम 0 रख लेंगे प्लस c। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि c की वैल्यू आ जा रही है 0, ठीक है। तो c का मान जो आ रहा है उसको समीकरण सेकंड में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है ना, c का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, तो दिखाई नहीं देगा। एक काम हम करते हैं, ठीक है ना, कि जरा उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। यदि नोट नहीं किए हो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम इधर से थोड़ा बहुत हम मिटाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस तरह से मिटा दे, या जिसको नोट करना है वीडियो को पुश करके रोक करके नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बहुत हम मिटाएंगे। देखो, तो c का मान समीकरण सेकंड में रख दो। यदि रखेंगे तो आ जाएगा k बराबर x बराबर के टी प्लस सी के जगह पर 0 लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा के टी, इसलिए k बराबर आ जाएगा x बाई टी, ठीक है। यही हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक है, यही हमको निकालना था शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो c की वैल्यू 0 थी ना, उसको इसमें रख दिए तो आ गया k बराबर x बराबर के टी प्लस 0। तो हो गया कि x बराबर के टी, तो k बराबर हो गया x बाई टी। तो यही वेग स्थिरांक k बर का एक फार्मूला निकल के आ गया, k बराबर x बाई टी, ठीक है। ये हमारा वेग स्थिरांक का फार्मूला है, ठीक है। k हमारा, ठीक है, k हमारा वेग स्थिरांक का फार्मूला है, ठीक। वेग स्थिरांक का फार्मूला निकल के आ गया k बराबर x बाई टी, ठीक। एक और तरीका है, ठीक है ना, वेग स्थिरांक निकालने का एक और तरीका है, ठीक है, कि वेग स्थिरांक k बराबर x बाई टी एक फार्मूला है ना। एक और यहाँ जो हम अनिश्चित समाकलन जो किए थे, यदि हम लोग अनिश्चित समाकलन के स्थान पर यदि हम लोग निश्चित समाकलन यदि कर दें, अनिश्चित समाकलन के स्थान पर यदि निश्चित समाकलन कर दें तो वेग स्थिरांक का एक और फार्मूला निकल के आता है। एक तो वेग स्थिरांक का फार्मूला आ गया k बराबर x बाई टी, ठीक। और एक और यदि हम लोग यदि अनिश्चित समाकलन के स्थान पर निश्चित समाकलन कर देंगे तो वेग स्थिरांक का एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में, ठीक है ना, इसी फार्मूले तक रहने दिया जाए, ठीक है ना। जो दूसरा तरीका है निश्चित समाकलन भी करके हम वेग स्थिरांक का एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, कि अगले वीडियो में हम लोग निश्चित समाकलन करके और वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। जो वेग स्थिरांक का जो सेकंड फार्मूला निकल के आएगा उस कम निकल के आएगा जब निश्चित समाकलन करेंगे, कि अगले वीडियो में हम लोग निश्चित समाकलन करके और वेग स्थिरांक का एक और फार्मूला हम निकालेंगे, ठीक है, एक और फार्मूला। तो जिस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं उस टाइप का फार्मूला लगाते हैं तो एक और फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमको जितना अधिक से अधिक शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अधिक से अधिक हमको एनर्जी मिलेगी
जब अधिक से अधिक हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, तो अधिक से अधिक बेहतर तरीके से, ठीक है ना, बेहतर क्वालिटी से, ठीक है ना, वीडियो हम लोग अपलोड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।